सुबह बखैर, सलाम है। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, शहर की फजाई आलूदगी आज फिर आसमान से बातें करी है और आसमान पर मट्टी और गर्द की गहरी तह जम चुकी है और हर मंजर धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। मुतल्लिका महकमों की जानिब से कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, लेकिन फिर भी स्मोक है कि छटने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से मौसम के मिजाज भी नरम होने की बजाय दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं। बारिश ना बरसने से भी स्मोक की शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। और नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज भी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की हद को छू रहा था और गाड़ियों का धुआं करीबन 45% फजाई आलूदगी का बायस बनता है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक क्रैकडाउन जारी है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ 2000 रुपए जुर्माना किया जा रहा है और 3 दिन के लिए गाड़ी को बंद भी कर दिया जाता है। इसलिए आप भी जरा अपनी व्हीकल्स देख लीजिए, अगर उनमें कोई भी मसला है तो उनको वर्कशॉप ले जाइए और उनकी मेंटेनेंस करवा लीजिए। आगे बढ़ते हैं जी, आवाम को रिलीफ अभी तक नहीं मिल सका। फल और सब्जियां सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त जारी है और सरकारी रेट लिस्ट में 3 फलों और 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। डिटेल्स क्या है, अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। अब्दुल कादिर, बताइए मजीद अशिया जरूरिया के आज के क्या भाव ताव हैं? जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें 7 सब्जियों और 3 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया है। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें अदरक की कीमत जो है 5 रुपए फी किलो आज मजीद बढ़ा दी गई है और अदरक जो है वो 540 रुपए फी किलो सरकार के नरखनामों में मुकर्रर किया गया है। लेकिन इसके बावजूद शहरियों को 540 के बरक्स अदरक जो है वो 650 से 670 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर मौसमी सब्जियों में शलजम की कीमत में 2 रुपए का इजाफा हुआ और 32 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन शलजम जो है वो 32 के बरक्स दुगने दामों 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बारीक फलियां जो है उसकी कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ है। 62 रुपए फी किलो गुज़िश्ता रोज सरकार के नरखनामों में कीमत की आज 67 रुपए मुकर्रर की गई है। लेकिन इसके बावजूद शहरियों को जो है वो 67 के बरक्स 100 रुपए फी किलो तक फलियां फरोख्त की जा रही है। अरवी की कीमत में आज 5 रुपए का इजाफा हुआ है। 99 रुपए फी किलो से कीमत बढ़ाकर 104 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन अरवी 104 के बरक्स 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। टींडे देसी जो है उसकी कीमत में सबसे ज्यादा 6 रुपए का इजाफा हुआ है। 93 रुपए फी किलो से कीमत बढ़ाकर 99 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन कीमत में इजाफे के बावजूद शहरियों को 99 के बरक्स 130 से 150 रुपए फी किलो तक टींडे देसी फरोख्त किए जा रहे हैं। और घिया कद्दू की कीमत में भी 2 रुपए का इजाफा हुआ है। 30 रुपए फी किलो से कीमत बढ़ाकर 32 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन 32 के बरक्स जो घिया कद्दू है वो 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और जिन फलों की कीमतों में इजाफा हुआ क्योंकि 3 फल जो है वो आज महंगे किए गए हैं। सेब गाचा जो है उसकी कीमत में 1 रुपए का इजाफा हुआ, 105 रुपए फी किलो से कीमत बढ़ाकर 106 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ठीक, अब्दुल कादिर, अब हमें ये बताइए कि सरकार के रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए जिला इंतजामिया कुछ कार्रवाइयां कर भी रही है या नहीं? नहीं, इस हवाले से अगर बात की जाए तो जिला इंतजामिया जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कार्रवाइयां तो करती है, लेकिन जो सरकार के नरखनामों के बरक्स फल और सब्जियां या शहर जरूरिया जो फरोख्त करते हैं उनको जुर्माने किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद शहर में कहीं पे भी, चाहे वो सब्ज मंडियां हो या ओपन मार्केट या गली चौराहों में सब्जी फरोश हो, कहीं पे भी जो सरकार के नरखनामे हैं उसके मुताबिक कोई एक सब्जी भी फरोख्त नहीं की जा रही है। क्योंकि अगर बात की जाए टमाटर और प्याज की तो टमाटर और प्याज की कीमतें जो हैं वो तो सरकार के नरखनामों में जो मुकर्रर की गई हैं वो टमाटर आज ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। महंगाई की सूरत हाल आप हमें बता रहे थे, कुछ चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, कुछ फलों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़े की इंतहा वही है जी, सरकार के रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता और दुकानदारों की जानिब से मनमाने रेट लगाए जाते हैं। बढ़ना है और शहर में होने वाली एक्टिविटीज़ की कुछ बात करें तो 3 रोज़ा पाक चाइना इंडस्ट्रियल एक्सपो का 13 नवंबर से रॉयल पाम में आगाज होने जा रहा है। एक्सपो में तवानाई, ज़राअत, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल समेत दीगर कंपनीज शरीक होंगी, अपने अपने स्टॉल सजाएंगी। अब्दुल कादिर मदनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर SM नवीद की दीगर ओहदेदारों के हमरा गुलबर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर नायब सदर दाऊद अहमद, नायब सदर खालिद रफीक चौधरी समेत मुख्तलिफ चाइनीज कंपनियों के नुमाइंदगान वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। ओहदेदारों ने 13 नवंबर से 15 नवंबर तक रॉयल पाम में पाक चाइना इंडस्ट्रियल एक्सपो 2020 के बारे में तफसीलात से आगाह किया। SM नवीद ने कहा कि एक्सपो में तवानाई, ज़राअत, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल समेत दीगर कंपनियां शरीक होंगी। This exhibition is being held with this unique concept of physically showcasing the products and connecting digitally.
It is a different concept where we have 60 Chinese companies stalls with Pakistanis representatives. ओहदेदारों का कहना था कि पाक चाइना इंडस्ट्रियल एक्सपो 2020 सनत के लिए इंतहाई मुआवन साबित होगी। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट में डिटेल्स आपने जानी कि पाक चाइना जॉइंट वेंचर के तहत एक एक्सपो लगने वाली है। यकीनी तौर पर ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही अहम मौका है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक छत मिल जाएगी जहां पर वो अपनी जो नई आने वाली इन्वेंशंस है, जो नई आने वाली उनकी प्रोडक्ट्स है, उनको बाकायदा तौर पर शोकेस कर सकेंगे और लोगों को उनकी अफादियत के हवाले से बता भी सकेंगे और अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। तो हर गुजरते दिन के साथ मौलिक कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आती जा रही है। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौलिक वायरस मजीद 21 जिंदगियां निकल गया है, जबकि 1708 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। पंजाब भर की अगर हम बात करते हैं तो 12 हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं, 407 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है और शहर के 11 मकामात पर 19 नवंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कहा गया है कि जिन इलाकों में कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है वहां स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की जानिब से ये कहा गया कि कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे और SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन ना करने वाली मार्केट्स और बाजारों को सील कर दिया जाएगा। लेकिन ये दावे, ये वादे सिर्फ दावों की हद तक महदूद हैं। स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने तक महदूद होकर रह गया है। स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान तो हो गया, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन कहीं नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब ऑल पंजाब मैरिज हॉल एंड मार्किज एसोसिएशन ने दोबारा से शादी हॉल्स बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि मैरिज हॉल्स खुले रहेंगे। हुकूमती फैसले को नहीं मानते, नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो 17 नवंबर को सड़कों पर निकलेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी शादी हॉल्स बंद करने की मुखालफत की गई है और मुतबादल तजावीज़ मुरतब करने का फैसला सामने आ गया है। जबकि उधर पहली ऐसी कोरोना वैक्सीन तैयार की जा चुकी है जो 90% से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब रही है। इन नताइज की बुनियाद पर इब्तदाई तज्ज़िये पर मबनी है, जिसमें अमरीका और दीगर 5 ममालिक में 44,000 के करीब अफराद को शामिल किया गया था और 94 रजाकारों में से वैक्सीन लेने वाले बामुश्किल 8 अफराद ही कोविड-19 से मुतासिर हुए होंगे। ये वैक्सीन पाकिस्तान में कब तक दस्तयाब होगी, कितना इसका फ़ायदा होगा, स्मार्ट लॉकडाउन किस हद तक वबा को कंट्रोल करने में हेल्पफुल साबित होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फौजिया ताहिर साहिबा हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, हेड ऑफ PCR लैब हैं, जिन्ना अस्पताल से आपका ताल्लुक है। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू प्रोफेसर साहबा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अभी कोरोना की दूसरी वेव के बारे में जब बात करें तो बताया जा रहा है कि शरह अमवात में इजाफा हो गया, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? हाँ, बहुत शुक्रिया। पहले आपकी प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया यहाँ पे। सिदरा, ये हमारा जो 2020 के साल में कोरोना वायरस की जो पैंडेमिक का फेस करना पड़ा हमें, अब हम उसकी दूसरी वेव में शामिल हो चुके हुए हैं। हमारी आवाम जो है इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रही। हम ये एक हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती, ये एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं होती, ये हम सबको कलेक्टिवली एफर्ट करनी पड़ेगी इसके लिए। और इसके लिए हमें, जिसे मैंने आपको शुरू के प्रोग्राम्स में भी बताया था कि ये वायरस जो होता है जब आता है एक वबा की सूरत इख्तियार कर लेता है, ये जल्दी नहीं जाता। और सबके जहन में ये जो जितना पढ़ा लिखा तबका है या अनपढ़ तबका है, जो आम घर में ख़वातीन है, क्योंकि हमारी ख़वातीन ही बच्चों को भी घर से भेजती हैं, मर्द हज़रात को भेजती हैं, वहाँ पे सबको समझना ज़रूरी है कि हमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। और वायरस इतनी जल्दी नहीं जाएगा। अब हम एहतियात हम कर नहीं रहे। आपको मैंने इन द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम मैंने आपको अर्ज़ की थी कि इसकी हमें थर्ड वेव का भी सामना करना पड़ेगा। और जब ये जिस अब हम फ्लू वैक्सीन लगवाते हैं ना, तो फ्लू भी किसी ज़माने में कुछ कई साल पहले जब शुरू हुआ था ऐसी होती थी। तो उसमें भी एक इसका पैटर्न होता है, वायरस का एक पैटर्न है। जब ख़त्म हो गया वो
एक तो उसकी नेचर ऐसी थी कुदरती तौर पे, उसे होना ही था काम। दूसरा, हमारी हुकूमत ने बड़े अच्छे इक़दाम किए, लोगों ने उसको फॉलो किया, क्योंकि पहली दफ़ा कर रहे थे, डरे हुए थे, एहतियात भी कर रहे थे, जिसकी वजह से अराउंड हमारे जो ईद के वक्त हमारे 0 केसेस हो गए थे, जो कि दैट वेंट ऑन फॉर गुड 7 डेज, 7-8 दिन तो बिल्कुल 0 था। और हम बड़े खुश थे कि हर तरफ से हमें वो खबर आ रही थी कि ख़त्म हो गए। उसके बाद जैसे जैसे एहतियात ख़त्म हुई, वायरस ने तो आना था, वो आ गया। एक तो टेम्परेचर चेंज तो मौजूद था, बिल्कुल वो फिर से फैलना हालात, मौसम चेंज हुआ, गर्मी कम हुई, उसके लिए सूटेबल मौसम आ गया वायरस को दोबारा पैदा होने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, फैलने के लिए, और एहतियात भी कम हो गई। तो जिसकी वजह से हम मुझे ये बताइए कि जैसा कि आप वबाओं की बात कर रही हैं या फिर वायरसेस की नेचर की बात करें, माजी में जितनी वबाएं गई, ऑब्वियसली आपने उनको भी स्टडी किया कि ये कोरोना वायरस जो है ये उनसे कितना मजबूत है, कितना मुख्तलिफ है, कितना डिफरेंट बिहेव कर रहा है। सिद्रा, ये RNA वायरस है। हाँ। ठीक है। वबा में आपको पता है कि जिस तरह मीजल्स, मम्प्स, रुबेला, ये जो काली खांसी, खन्नाक, ये सारी बीमारियां, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी जो है डिफरेंट आपको औकात में अपना अपना वबा के तौर पे फैलती रही हैं। और उसके हिसाब से कोई बैक्टीरिया था, कोई वायरस था, उसका सद्भाव होता रहा। RNA वायरस जो है, वायरस का जीनियाती मुरक्कब जो है 2 किस्म का हो सकता है, एक DNA हो सकता है, एक RNA हो सकता है। DNA जो होता है वो स्टेबल होता है। अच्छा। उसका स्टेबल का मतलब है कि उसका जो आपने देखा होगा कभी, अगर आपने उसकी जीन की और DNA की शेप देखी हो ना, लेडर टाइप 2 जिसका सीढ़ी होती है, सीढ़ी, उसमें जितने उसके होते हैं अंदर लेडर के स्टेप्स, वो होते हैं आपके जीनियाती सीक्वेंस बना होता है, और आपको उसमें उसके अंदर कोडिंग होती है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। अब ये जैसे अगर तो DNA है तो स्टेबल होता है काफी, उतनी जल्दी चेंज नहीं होता। अच्छा। उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाना भी आसान जल्दी नहीं होता। हाँ। म्यूटेशन का मतलब है कि आप ओरिजिनल से हट के आपने कुछ अपना पैटर्न चेंज कर लिया। DNA स्टेबल होता है काफी हद तक, RNA स्टेबल नहीं होता। ये फिर ज्यादा खतरनाक ये खतरनाक है। डेंगू वायरस RNA वायरस है, इसी तरह हमारा कोरोना वायरस भी RNA वायरस है। ठीक डॉक्टर साहब, इस पे हमने मजीद भी बात करनी है, और जो एक वैक्सीन तैयार की जा रही है अमेरिका में, दीगर मुमालिक में, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। लेकिन साथ ही साथ कोरोना को रोकना है तो SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन करना है। अहम फैसले भी सामने आ रहे हैं। शादी हॉल्स को 20 नवंबर से पहले तो बंद करने की बात हो रही थी, लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी कहा जा रहा है, मुखालफत कर दी गई है कि इस पर मजीद कुछ फैसला आ सकता है, कुछ सोचा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है जी मियाँ मोहम्मद इलियास साहब है, सदर हैं आप लाहौर मैरिज हॉल एसोसिएशन के। आपसे बात कर लेते हैं। मियाँ साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर फरमाइएगा, कल अहम मुलाकात हुई है आपकी। आज ही वो मिनिस्टर इंडस्ट्री है मियाँ शेख इकबाल साहब थे, वो सेक्रेटरी इंडस्ट्री के साथ उनके, तो हमारी मीटिंग से पहले उन्होंने अपनी भी एक मीटिंग की थी, कुछ तजावीज़ थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। तो ये थी कि जो हम क्रॉकरी वगैरह है वो हम डिस्पोजेबल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। और हमारे जो मैरिज हॉल वगैरह है या मार्च हैं उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतजाम होगा ताकि सफोकेशन ना पैदा हो। उसके अलावा ये होगा कि जो फंक्शन है वो रात 10 बजे तक ही होंगे, और ये होगा कि जो मास्क पहनने की पाबंदी है, जिम्मेदारी है, उसमें ये एक बड़ी अच्छी बात उन्हें ऐड की है कि हमारा तो होगा कि हमारा स्टाफ यानी कि ग्लव्स पहने होंगे, मास्क पहने होंगे, वेंटिलेशन पर हम करेंगे। उसके अलावा मास्क प्रोवाइड भी करेंगे जिसके पास नहीं होगा। मगर जो है अंदर हॉल के अंदर वो जो फंक्शन का होस्ट है या कि लड़की के वालिदैन है या लड़के के वालिदैन है, वो जिम्मेदार होंगे कि अपने मेहमानों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाए कि आप मास्क पहने और समाजी फासला रखें। ये बड़ी अच्छी पेशरफ थी। मियां साहब, हमें ये बताइए कि अब आपके मामला तय हो गए हैं, कोई फैसला हो गया है कि शादी हॉल्स नहीं बंद हो रहे, अनकरीब ये फैसला भी सामने आ जाएगा, क्या लग रहा है आपको? मुकम्मल जी 1-2 दिन में फैसला आ जाएगा। उसके बाद उनकी 4 बजे फिर पंजाब गवर्नमेंट की एक मीटिंग की इसी मामले पे, और आज इंशाल्लाह ताला वो NCOC के साथ जो मीटिंग होगी उसमें ये मामला तय पा जाएगा। इसमें अवाम में बड़ी बेचैनी थी, जिनके फंक्शन थे बाहर उनको सामान मिल नहीं रहा था, तो आउटडोर में इतना सामान नहीं है कि जो वो कर सके। सर्दी का मौसम है तो वो कहा जाते तो कहाँ जाते। इनकी वो अवाम की बहुत शिकायतें जिनके फंक्शन थे और जिनके पास थोड़ा सा सामान था उन्होंने 10 गुना रेट बढ़ा दिए थे, तो उनके बजट से भी बात आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी।
ठीक। मियां साहब, अब हमें ये बताइए कि जो SOPs हैं, आपको क्या लग रहा है उन पे इम्प्लीमेंटेशन कराना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा? और ख़ास तौर पर जो आपने बात की है कि मेहमानों की जिम्मेदारी वालिदैन की, चाहे वो लड़के के या लड़की के जो भी फंक्शन आपके लिए डीलिंग करे होंगे उनकी होगी, तो उनको आपकी जानिब से भी बताया जाएगा कि SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए? जी, तो वो उसके लिए तो हमने पहले भी जो सारे फैक्ट वगैरह भेजा कि हाल के अंदर हमारे हर 15 मिनट के बाद अनाउंसमेंट की जाती है कि जी आप अपना मास्क पहने, एहतियात करें, एहतियात से अपना फंक्शन एंजॉय करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि कल भी अहम मीटिंग हुई है और कहा जा रहा है कि अब ये कारोबार बंद नहीं होंगे बल्कि SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर लेते हैं, जो कि नाफिज तो कर दिया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं जी कल तक तो सिर्फ वो कागजात तक महदूद था, ना किसी गली मोहल्ले को बंद किया गया था। वहाँ पे इवन के दुकानें भी 12-12 बजे तक खुली थी और किसी को मालूम ही नहीं था कि उनके इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। वैसे अब वैक्सीन अमेरिका में कुछ और ममालिक है, वहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है और 90% कामयाबी का तनासुब बताया जा रहा है। कितनी बड़ी कामयाबी समझा जा सकता है इसे? ये वाली जो वैक्सीन इन्होंने फाइजर कंपनी है, जिसकी अभी आपको पता है कि 2 दिन पहले अनाउंस किया उन्होंने, और उसकी इनिशियल जो इब्तदाई उसकी रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक तो ये 90% कामयाब वैक्सीन है। इसके अंदर 2 इसकी डोजेस होती हैं, जिसके बाद 7 दिन के बाद कामयाबी का बहुत अच्छा तनासुब है। ऑफ कोर्स, या देखें जहाँ पे आपको कुछ पता नहीं था, नया वायरस आया और नई बीमारी आई और आप अचानक ऐसी बीमारी में चले जाते हैं जहाँ पे बचना कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। और लकीली इस जो जहाँ तक मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है अभी, जो इनिशियल इब्तदाई मराहल में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, एल्डरली पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी कोरोना वायरस, वहाँ पे उनके रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं एज कम्पेयर टू द यंगर जनरेशन। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब हमें ये बताइए कि हम लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वायरस ने कुछ डिफरेंट बिहेव किया है। बिल्कुल, इंटरनेशनली पूरी दुनिया के ममालिक में इसने बहुत खतरा पैदा किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम कुछ ना कुछ बचे रहे हैं। तो जो भी किसी दुनिया के मुल्क में वैक्सीन बनाई जाएगी वो हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल होगी या फिर हमें अपने लिए कुछ और करना होगा? बहुत अच्छी बात सिद्रा, ये इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हाँ, वायरस तो एक है लेकिन उसकी टाइप्स भी डिफरेंट हैं। ठीक, वो हमने जैसा पहले भी प्रोग्राम्स में डिस्कस किया था कि इसके थोड़ा सा जिस तरह एक, यानी अगर आप समझेंगे 1 2 3 4 5 6 है, उसमें से 3 किसी में डिफरेंट हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 थोड़ा भी पॉइंट इधर उधर हो सकता है, वो उसकी सीरोटाइप होती है। ठीक, ये एक वजह हो सकती है कि हम लोगों को जो है, जो इसकी 5 सीरोटाइप्स हैं उनमें से एक टाइप ही आई हो पाकिस्तान में, बाकी ना। हाँ, और बाकियों की हमारी उसकी इम्यूनिटी डेवलप हुई। और अभी 2 चीज़ें जो हमारा निज़ाम है, दिफाई निज़ाम, जब आपकी इम्यून हो जाता है, इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है, आपकी एंटीबॉडीज़ बना देता है, आपके खिलाफ जब एंटीबॉडीज़ उसमें पैदा हो जाती है, उसकी 2 चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि वो कितनी स्ट्रांग है, उनकी लॉन्जेविटी जिसको कहते हैं कितने देर कब तक रहेंगी आपकी बॉडी। ठीक है, तो और ये भी है कि कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते। ठीक है ना। तो अभी हमने इसकी ये चीज़ें देखनी है कि इसकी आपकी सेफ्टी, जिस अब वैक्सीन अगर आई है तो वो हम, यानी वैक्सीन के हवाले से हमें अपने लोगों पे अभी ट्रायल करना पड़ेगा, फिर हमारे रिजल्ट सामने आएंगे। इसी तरह ये भी हो सकता है। देखिए, इसमें जो वैक्सीन बनी है ना, ये आपको मैं थोड़ा सा अगर बता दूं, बीइंग अ वायरोलॉजिस्ट एंड जेनेटिसिस्ट, कि जो आपका पहले हम जो आम आपका जो है उसको क्या कहते हैं, होता है कि आपकी वैक्सीन में या वायरस वीक करके डाल दिया जाता है, ठीक है, या उसका कोई पोर्शन डाला जाता है जिसकी वजह से आपका दिफाई निज़ाम अंदर से एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देती है। ठीक है, ये वाली वैक्सीन डिफरेंट है। अच्छा, यानी जो पहले ये जेनेटिक कोड इसमें वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और एंटीबॉडीज पैदा करने की सलाहियत होती है। ये कैसे डिफरेंट है? ये डिफरेंट इस तरह के, इसमें जेनेटिक कोड एंटर किया जा रहा है, इसमें वायरस नहीं डाला जा रहा है। अच्छा। इसमें जेनेटिक कोड, mRNA वैक्सीन है ये, जिस RNA का मकसद होता है कि ये मैसेंजर RNA जो एक पैगाम लेके जाता है, जो हमारा एक सेल होता है, अपने खुलिया जो इंसान की बॉडी का होता है, उस खुलिये के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और फिर बाकी मशीनरी होती है सेल के अंदर ही, 4 दीवारी के अंदर एक न्यूक्लियस है और बाकी मशीनरी अंदर। ये एक जेनेटिक कोड हम डालेंगे, ठीक है, mRNA वैक्सीन गई जो कि कोड कैरी कर रही है, ठीक है, एक खास प्रोटीन का जो इन्फेक्शन करती है इंसान के अंदर,
वो स्पाइक प्रोटीन है। अब आसान अल्फाज में मुझे बताइए कि ये कितनी इफेक्टिव होगी पहले वाली से? हाँ, या फिर ये अगर तो यही स्ट्रेन रहती है तो फिर चांसेस है कि 90% जैसा रिजल्ट सारे बहुत इफेक्टिव होगी। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि अभी जो एक नई मिंक कोरोना वायरस म्यूटेशन आ गई है, उसका क्या करेंगे आप? और उसमें जो हर वबा में ऐसा होता है कि वो ऐसे ही होता है। ये डेनमार्क ने, आपको पता है कि उन्होंने कहा कि हम 50 मिलियन वो मिंक को हम उनको मारने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो अगर खुदा न खास्ता ये म्यूटेशन सरवाइव कर गई। देखिए ना, ये पहले कोरोना वायरस आपको याद होगा कि जो चाइना से वुहान से शुरू हुआ था, एनिमल्स से ह्यूमन बीइंग में थे, अब ये दोबारा एनिमल में गई है। अच्छा, मुझे ये बताइए प्रोफेसर साहिबा कि जैसा कि आप बता रहे हैं म्यूटेशन हो जाती है इसकी वायरस की, एक बार वैक्सीन बन गई है किसी एक स्पेसिफिक वायरस के खिलाफ, अब उसने अपना कोई और टाइप निकाल ली है, तो उसी वैक्सीन को चेंज करना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा? ये भी बहुत मजे की बात आपने पूछी। हाँ। जैसा मैंने आपको बताया कि आम वैक्सीन से हटके ये वाली वैक्सीन है, इसमें जेनेटिक कोड ऐड कर रहे हैं। जो mRNA है इसकी हम रिकोडिंग कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं इसको। अच्छा, फर्दर यानी एक सिरा हाथ लग गया, हाँ, उसे सुलझाना आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और आखिर चाहे दुनिया के किसी हिस्से में वैक्सीन बन गई है, लेकिन एक उम्मीद पैदा हो जाती है कि कुछ ताखीर से सही लेकिन हमारे हिस्से में भी आ जाएगी, हम तक भी पहुंच जाएगी और हम भी इस वायरस से बच जाएंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे जी पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट के हवाले से और ख़ास तौर पर हमारी फीमेल्स के हवाले से। वैसे तो समझा जाता है कुछ मुश्किल काम देखकर कि ये लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं है, और ख़ास तौर पर जब हम कुछ ऐसी गेम्स की बात करते हैं जिसमें कुछ मार ठुकाई होती है या फिर चोट लगने का खतरा होता है, तो वहाँ तो बिल्कुल ये समझा जाता है कि ये गेम तो लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारी कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिन्होंने ख़तरनाक शौक़ अपना रखे और अपने शौक़ की बुनियाद पर ना सिर्फ वो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं बल्कि बॉक्सिंग की दुनिया में आगे जाना चाहती हैं। और जब भी बॉक्सिंग की बात होती है, यकीन जानिए हमारी सोसाइटी में एक बड़ा अजीब सा इसके हवाले से बिहेव पाया जाता है कि ये लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं है। बॉक्सिंग में आपको फेस पे सबसे ज़्यादा चोट लगती है, आपने खुद को डिफेंस भी करना होता है और पंचिंग भी करनी होती है। तो जब ऐसा सिलसिला होता है तो सबसे ज़्यादा इंजरीज आपके नाक पे आती हैं, आपकी आंख पे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। और फिर जब इस तरह के मामला होते हैं तो फिर समझा जाता है कि लड़कियों की जो शक्ल है वो ख़राब हो जाएगी, आपकी नाक टेढ़ी हो जाएगी। बहुत सारे प्लेयर्स के साथ ऐसा होता भी है, लेकिन उसके बावजूद कमाल है भाई, सलाम है उन लड़कियों को जो अपने शौक के लिए बॉक्सिंग को अपनाती हैं। आज मैं ऐसे ही एक लड़की से आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ। बॉक्सिंग प्लेयर है, अभी छोटी उम्र की हैं लेकिन अज़ाइम उनके बहुत बड़े बड़े हैं। इन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी खतीजा सुल्तान है। खतीजा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा, आप इतनी छोटी से हैं और शौक आपने इतना बड़ा इतना खतरनाक पाल रखा है, ऐसा क्यों है? मुझे एक्चुअली शुरू से बचपन से ही पंगे लेने का, फाइट करने का बहुत शौक था। अच्छा। लेकिन उस तरह से चीज़ों का इतना पता नहीं था कि आप इनको, जो स्पोर्ट्स होती हैं, आप इनको फाइट कर सकते हो, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो स्पोर्ट्स में जाके। ऐसा तो नहीं था हाथ पे हर वक्त खारिश हो रही हो कि किसी की बिल्कुल घंटी लग जाए? हाँ, कॉलेज सॉरी स्कूल में पंगे होते भी रहते थे, छोटे होते, कभी मार खा के आ रही होती थी, हाँ, और कभी मार के आ रही होती थी। तो फिर कुछ जो बच्चे थे उनकी माएँ मेरी मामा को, अब आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है। हाँ हाँ, तो अब रिंग में मार लेती हूँ मैं, तो अब हाथ से जरा कम हारिश होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कब से हैं इस फील्ड में, बॉक्सिंग में मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले हैं। 2 साल हो गए। अच्छा, कौन सी वेट कैटेगरी में खेलती हैं? मैं 50 में खेल रही हूँ। 50 में खेलती हैं। तो घर वालों ने सपोर्ट किया? बॉक्सिंग का आगाज कैसे हुआ? स्कूल से हुआ, कॉलेज से हुआ, कैसे हुआ कि मैं बॉक्सिंग में जाऊंगी? किससे देख के हुआ? एक्चुअली मैं इससे पहले कुछ और गेम्स कर रही थी, लाइक टेक्वांडो एंड जूडो। हाँ। लेकिन वो ही ना कि मुझे मारने का शौक था, हाँ, पता नहीं था कि ये किस तरह से कौन सी गेम ज्वाइन करनी है। जब मैंने वो गेम्स की तो मुझे पता चला नहीं भाई ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बॉक्सिंग के लिए बनी हो। एंड देन आई जॉइन बॉक्सिंग। और रही बात फैमिली की, तो मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे घर वाले। अच्छा, सारे सपोर्ट करते हैं? कोई फैमिली से, कोई दूर परे के रिश्तेदार कि ये लड़की बॉक्सिंग क्यों करती है, या फिर कोई मोहल्ले में कोई अम्मा का कान भर रहा हो आके? नहीं, ऐसा कोई चलो तो आप बहुत ही लकी हो। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी, नॉर्म्स, वैल्यूज, स्पेशली बॉक्सिंग जैसी गेम्स में लड़कियों को समझा जाता है कि ये लड़कियों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल यही बात करने वाली थी कि अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो तो आपको ये लड़कों से कंपेयर किया जाएगा। इवन कि मेरा हेयर कट ये है, एवरीवन इज लाइक
तुम्हारा तो लड़कों जैसा हेयर कट है, तुम तो लड़कों जैसी ड्रेसिंग करती हो, तुम लड़कों का गेम कर रही हो। भाई मैं कंफर्टेबल हूँ इस लुक में, मुझे कोई शौक नहीं है लड़का बनने का, ठीक है। आई लव बॉक्सिंग, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग बॉक्सिंग, दैट्स इट। अच्छा, तो अभी अपने वेट को कैसे मैनेज करते हो? डाइट का प्रॉपर प्लान होता है? जी, वेट मैनेज करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना? बिल्कुल, मैनेज करना जो है इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए आपका डाइट प्लान होता है, आपकी एक्सरसाइज होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है, तो उसमें वो सारी चीजें फिर आप जिसमें जब करते हो ना तो वो मैनेज रहती हैं, मैनेज कर लेते हो आप। अच्छा, कितनी चैंपियनशिप्स मिलती हैं एक साल में आपको खेलने के लिए? अगर आप नेशनल की बात करो तो नेशनल हो जाए, ओपन हो जाए, कोई भी जो लाहौर में तो हमारी छोटी मोटी चलती रहती हैं, लेकिन आप तो जो सीन होता है वो तो आप नेशनल खेलना चाहते हो। नेशनल तो नेशनल कभी साल में एक दफा और कभी भी नहीं। अच्छा, वो सीनियर नेशनल होती है, जूनियर होती है? नहीं, हमारी एक ही होती है, क्योंकि बॉक्सिंग में लड़कियां काफी कम हैं। जूनियर्स में इतनी लड़कियां पाई नहीं जाती, तो यू कैन से कि सीनियर्स में ही होती है। बस एक ही होती है, उसी में सारे वेट कैटेगरी आ जाती है ना, उसमें फिर 50 -50 45 तो उसमें आ जाता, फिर उसमें आप खेल लेते तो। अच्छा, हमें ये बताइए खतीजा कि एक चैंपियनशिप तो प्लेयर के लिए कुछ भी नहीं है। आपको तो मेरा ख्याल है हर महीने, हर 2 महीने के बाद एक बड़ी चैंपियनशिप मिलनी चाहिए। आपको पता चलता है आप किस उस पे हो। प्रैक्टिस आप जितनी मर्जी कर लो, जब तक आपको कोई मुकाबला नहीं मिलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हो। बिल्कुल, तो वो जो उसकी होती है ना, एक सीन जो उसका होता है, जो चैंपियनशिप का होता है, वो हमारे जिम के ऑनर करवा देते हैं। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत पड़ भी जाती है। हाँ, थोड़ा बहुत हमारे जिम में इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं छोटे मोटे। सबसे ज्यादा चोट नोज पे ही लगती है, मैंने ठीक कहा? बिल्कुल, नोज पे ही लगती है। अच्छा, आपको कितनी बार लग चुकी? तकरीबन हर फाइट में लगती है। हर फाइट में लगती है? अच्छा, बहुत सारी लड़कियां लड़के जो बॉक्सिंग कर रहे होते हैं वो नोज पे चोट खाते हैं, फिर ब्लीडिंग भी हो जाती है। कभी ऐसा हुआ कि बस इस बार इतनी चोट लग गई है कि अगली बार मैं नहीं खेलूंगी? नहीं, ऐसा लगती बहुत है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेक्स्ट मैं नहीं खेलूंगी। हाँ, आई एम लाइक के भाई नेक्स्ट टाइम नहीं खानी, अगले को मारना है। अच्छा, आप अटैकर होते हो ज्यादातर या डिफेंसिव होते हो? ये डिपेंड करता है, आप जब फाइट कर रहे हो, अगर अगला अटैक कर रहा है तो आप थोड़ा सा डिफेंस करके अटैक कर लो। अगर अगला डिफेंस कर रहा है तो आप अटैक मतलब चलता रहता है। मतलब आगे वाला जो आपका जो है अपोनेंट है ना, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से खेल रहा है। अच्छा, आपको दोनों ही होना पड़ता है, यानी आपने डिफेंसिव भी रहना है और अटैकर भी बनना है, एक चीज नहीं हो सकती। आप एक चीज अगर आप करोगे तो फिर अगला भी तो फिर एम ही नहीं ना आया हुआ, अगला भी तो खेलने के लिए आया है। अच्छा, एम क्या है, क्या चाहिए आपको? I want to become world champion in professional boxing. अच्छा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्ट लेके फिर वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती हैं। बेस्ट ऑफ लक कहूँगी, बड़े अज़ाइम है अच्छे आपके, और इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर मिलेगा। इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना बड़ा एम गोल सेट करके रखा हुआ है। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में बॉक्सिंग के हवाले से कितना इसको फ़रोग मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले तो आपका यही प्लेटफॉर्म है ना, यहीं पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी तो आप आगे निकल सकते हो। नॉर्मल है ना, बहुत कम है ना ही बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर आप लड़कियों की बात करो तो लड़कियां तो बॉक्सिंग में बहुत ही कम है। वो उनके कम होने की वजह से हमारी चैंपियनशिप नहीं होती। यही वजह लड़कों की, मतलब है जो करना चाहते हैं वो भी बेचारे बीच में पिस जाते हैं, वो भी दरमियान उनको भी मौका नहीं मिलता। हमारे साथ मौजूद है जो नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल अकील, उनसे भी बात करते हैं। बिलाल, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं हमारे सेट पे एक बड़ी टैलेंटेड गर्ल मौजूद है जो कि खासी खतरनाक है, बॉक्सिंग बड़ी अच्छी करती हैं। लड़कियों का बहुत कम है हमारे यहाँ बॉक्सिंग में जाना, इसी वजह से इनको चैंपियनशिप्स नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते उस तरह से। बेसिकली लड़कियों के स्पोर्ट्स को इतना प्रमोट ही नहीं किया जाता पाकिस्तान में। जैसे भी वो बता रही थी कि एक चैंपियनशिप होती है नेशनल, वो भी अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ना सही, ठीक है। उसके अलावा फंड्स की कमी है, उस तरह से कोई ट्रेनर नहीं इनके पास आते, उस तरह की डाइट नहीं इनको मिलती। ये अपनी प्राइवेटली एकेडमीज़ में जाके ट्रेनिंग लेते हैं, वहीं पे ही जो है वो वहाँ के ट्रेनर्स इनको ट्रेन करते हैं, या फिर कोई डिपार्टमेंट इनको ले लेता है। उसके अलावा हुकूमती सरपरस्ती अभी तक जो है ना, हमारे जो खवातीन खास तौर पर बॉक्सर्स हैं उनको अभी तक क्रिकेट को नहीं उस तरह से मिल रही। वो हमारी जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं, हालांकि क्रिकेट का बड़ा, लेकिन फीमेल क्रिकेटर्स अब बहुत आगे निकल चुकी हैं एज कम्पेयर टू, अगर आप पिछले 5 साल पे नजर डालें तो उससे अगर आज देखा जाए तो फीमेल क्रिकेटर्स को हर तरह का प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है। फीमेल क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया पीसीबी की तरफ से, उनके एक मैदान में तो आ रही है। हमें खतीजा ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगी आप, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, अपनी फेडरेशन को क्या कहना चाहेंगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि साल में एटलीस्ट 2 तो नेशनल करवा दो।
बस इतनी छोटी सी ख्वाहिश है आपकी? फिलहाल तो यही है, ये तो करवा दें, फिर आगे का सोचेंगे। छोटी सी ख्वाहिश है जो इस वक्त बहुत बड़ी बनी हुई है। बहुत शुक्रिया खतीजा सुल्तान प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बेस्ट ऑफ लक कि आपने जो भी अपना टारगेट सेट कर रखा है आप जल्द से जल्द उसको अचीव कर लें। बिलाल, क्रिकेट की हमने बात करनी है। जिम्बाब्वे को तो पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप कर दिया है, कैसी रही हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस? वनडे में हमारे प्लेयर्स की कारकर्दगी बिल्कुल अच्छी नहीं रही और T20 में हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमेशा ही T20 में कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं। T20 में कुछ ना कुछ कर जाते हैं, लेकिन आप देखें जिम्बाब्वे की टीम है, उसके खिलाफ हमारी कारकर्दगी ऐसी होनी चाहिए थी जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत जी हल्की टीम कहा जा रहा था, लेकिन उनके जो दो प्लेयर्स थे ब्रेंडन टेलर और शॉन विलियम्स, ये दो प्लेयर्स उनके वनडे में भी चले हैं, T20 में उस तरह नहीं चले। तो देखा आप कि उनकी टीम जो है वो इतना ज़्यादा ना स्कोर कर सकी, ना ही उनकी टीम ने जो है वो इतनी अच्छी बॉलिंग की। ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशराइज करते हो। तीसरी गेम पर अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे की आप नज़र डालें ODI की, तो 278 स्कोर था जो पाकिस्तान ने को मतलब टारगेट मिला। अब पाकिस्तानियों को चाहिए था कि ओपनिंग अपनी इतनी स्ट्रांग रखते कि कम से कम भी आपको 100 टीम को हिलने ही ना देते। जिस तरह इंडिया है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, उनको इतना टारगेट मिला वो इजीली स्मूथली चेस करते हैं। बाबर आजम पे बात है। अब बाबर आजम इज नॉट द ओनली प्लेयर के जिन्होंने हर मैच में ही स्कोर करना है, ये टीम वर्क के साथ आपने चलना है। तो बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन वो सेंचुरी भी रह गई। कहते हैं अमूमन बाबर आजम को कहते हैं कि इनकी कोई भी सेंचुरी जो है वो टीम की जीत में अहम किरदार अदा नहीं करती। तो इस दफ़ा नज़र भी आया, लेकिन T20 में जिस तरह से बाबर आजम ने कैप्टनसी की वो ODI से टोटली डिफरेंट थी और इसीलिए बाबर आजम को अब तीनों फॉर्मेट की गुज़िश्ता रोज़ जो है वो PCB ने तस्दीक कर दिया। बाबर आजम अब तीनों फॉर्मेट की कप्तानी जो है वो संभालेंगे। और अब T20 में हमने देखा कि प्लेयर्स जो नौजवान खिलाड़ी थे उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी, जिस तरह खुशदिल शाह हैं, हैदर अली हैं और इसके अलावा उस्मान कादिर जिनका डेब्यू था इसमें वनडे में, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अच्छा बिलाल, अब हमें ये बताइए कि PSL का आगाज होने जा रहा है, प्लेयर्स आ गए हैं, सारे क्वारंटीन में हैं, कैसा देख रहे हैं इस मेले को आप? जी बिल्कुल, 21 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने जो है वो शिरकत करनी थी और उन 21 गैर मुल्की खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ियों का जो है वो कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ गया था, जिनमें मुल्तान सुल्तान के ही दोनों खिलाड़ी थे, महमूदुल्लाह रियाद और उनके साथ जेम्स विंस। तो अब मुल्तान सुल्तान जो कि पिछली दफ़ा टॉप टेबल पे थी और 14 पॉइंट्स थे उनके, इस दफ़ा उनको अगर ये 2 प्लेयर्स के ना होने से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा प्लेयर्स की आमद का सिलसिला जारी है। फैफ डू प्लेसी जो कि साउथ अफ्रीकन कैप्टन भी रहे हैं, उनको फर्स्ट टाइम PSL में शामिल किया गया है और वो पेशावर ज़ल्मी की जो इस दफ़ा नुमाइंदगी कर रहे हैं। और भी बहुत से प्लेयर्स हैं जो इस दफ़ा PSL खेलने आ रहे हैं, ख़ासतौर पर बेन डंक लाहौर कलंदर्स के, जिनको च्युइंगम बॉय भी कहा जाता है, तो वो भी इस दफ़ा आ रहे हैं। तो काफ़ी गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो अपना एतमाद जाहिर करके पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि अब IPL भी ख़त्म हो गए, कुछ खिलाड़ी वहाँ से भी रिलीज हो गए। कोरोना की सेकंड वेव बड़ी शिद्दत पकड़ती जा रही है, तो इस हवाले से प्लेयर्स के लिए स्पेशली क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, प्लेयर्स के लिए जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शंस होती है वो बायोसिक्योर बबल होता है। बायोसिक्योर बबल में प्लेयर तब आता है जब उसके 2 कोविड-19 टेस्ट जो है वो मनफी आ जाते हैं। जब वो उस बायोसिक्योर बबल में चला जाता है तो वो किसी भी गैर मुतलका शख्स से नहीं मिल सकता, इवन अपने फैमिली मेंबर से नहीं मिल सकता अगर उनका टेस्ट आया कि वो भी बायोसिक्योर बबल में हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों को होटल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। खिलाड़ियों को अंदर ही वो तमाम सहूलियत फराहम की गई, जैसे Xbox है। गैर मुतल्लका लोगों से आप मिल भी नहीं सकते, किसी से भी नहीं मिल सकते। और जो स्टेडियम में कोई भी गैर मुतल्लका शख्स बॉल को टच नहीं कर सकता, वो सिर्फ वही कर सकते हैं लोग, या तो जो प्लेयर्स हैं या उसके अलावा वो लोग जो उस बायोसिक्योर बबल का हिस्सा है। उसके अलावा अगर कोई ग्राउंड मैन है, कोई और शख्स है, वो बॉल को नहीं टच कर सकता। तो ये इन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करके जो इस कोविड-19 की दूसरी लेयर है, इसमें खेलों को हम रिवाइव कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। जिस तरह पहले आपने देखा पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज हुई है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे की सीरीज हुई, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की सीरीज हुई, अब और सीरीज होने जा रही हैं। तो मेरे हिसाब से के दरवाजे अभी बंद ही रहेंगे।
शायकीन के अभी तक दरवाजे बंद हैं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि न्यूजीलैंड में जो मैचेस होने जा रहे हैं उसमें शायकीन को एज पर कोविड-19 जो रूल्स हैं वो उनको फॉलो करते हुए फासले के साथ कम लोगों के साथ जी बिल्कुल कम लोगों के साथ इजाजत दी जाएगी और वहां पर जो है वो प्रॉपरली एक बायोसिक्योर बबल बनाया जाएगा, लेकिन उसे मिनी बायोसिक्योर बबल कहेंगे, जो कि खास तौर पर क्राउड के लिए होगा। यानी कि क्राउड में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन रखनी है, क्राउड को किन किन चीज़ों से दूर रखना है, तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। उसके बाद ही शायकीन की जो है वो स्टेडियम में एंट्री होगी। अदरवाइज अभी जो हालात आपके सामने चल रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो सेकंड लेयर की वजह से काफ़ी परेशान हैं। स्पोर्ट्स जो शुरू भी हो गई थी वो उनको भी कम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जिस तरह से ये लहर बढ़ती जा रही है इसमें ख़तरा जो है वो खिलाड़ियों के लिए और प्लेयर्स के लिए काफ़ी बढ़ता है। फिलहाल कौन कौन सी सीरीज अभी प्लान है? पाकिस्तान में आने वाले वक्त में कौन कौन सी टीम्स आ रही हैं, इंटरनेशनल टीम्स? जी, जनवरी और फरवरी में पाकिस्तान में सबसे पहले जनूबी अफ्रीका आ रही है, जो कि तवील दुरानिया की क्रिकेट नहीं खेलेगी, शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट होगी। उसमें 3 T20 मैचेस होंगे और 3 वनडे मैचेस होंगे। उसके बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो उसका प्लान है पाकिस्तान आने का। ए टीम आएगी? नहीं, इंग्लैंड की सही टीम आएगी, जो उनकी नेशनल टीम है वो टीम आएगी और वो यहाँ पर आकर पाकिस्तान में 3 T20 मैचेस खेलेगी। इसके अलावा कोई वनडे फॉर्मेट भी नहीं खेलेगी, टेस्ट फॉर्मेट। हमारे प्लेयर्स ये जितनी भी सीरीज खेल रहे हैं या फिर हमारी होम सीरीज भी होती रही है वो भी खेल रहे हैं, इन सब से कितना उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती दिखाई दे रही है, कितना फायदेमंद साबित होगा उनके लिए? जी, कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था तो प्लेयर्स अपने घरों तक ही रह गए थे। प्लेयर्स प्रैक्टिस करने नहीं जाते थे क्योंकि उनको बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपने बाहर वगैरह घूमने नहीं जाना या आपने बाहर ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो प्लेयर्स को जब एक दफ़ा मौका मिला कैंप के अंदर आने का, फिर उसके बाद बायोसिक्योर बबल जो इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद अब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होती जा रही है, क्योंकि आप होम सीरीज जितनी खेलें, आपके होम सीरीज में नए से नए खिलाड़ियों का अभी क्रिकेट पे है। जी बिल्कुल, अभी कंसंट्रेशन जो है वो क्रिकेट पे है, ना फैमिली से मिल सकते हैं। बीच में जो कैंप लगा था उसमें इनको फैमिली से भी मिलने की इजाज़त दे दी गई थी कि वो फैमिलीज भी बायोसिक्योर बबल का हिस्सा बनेंगी और वो फैमिलीज के साथ रहेंगी। तो इस तरह करके आप खिलाड़ियों को मेंटली रिलैक्स, क्योंकि मेंटली रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। अगर खिलाड़ी मेंटली रिलैक्स नहीं रहेंगे तो वो ग्राउंड में जाके अपना 100% नहीं दे सकते। तो इस वजह से एज पर द रूल एक ऐसी चीज़ें कुछ क्रिएट की जा रही हैं जिससे प्लेयर्स को भी नुकसान ना हो और उनकी क्रिकेट भी चलती रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अकील प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और क्रिकेट के मैदान से आप अच्छी अच्छी खबरें हमारे लिए लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है, मुझे आपने इजाजत देनी है। कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।